નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, GTPL की गुजराती चैनल के ये सर्जक साथे संवाद गुजराती शो है, मगर आज हम हिंदी कवियत्री से मुलाकात कर रहे हैं। દર્શક મિત્રો, સર્જક સાથે સંવાદનું ઓપનિંગ આપણે ગુજરાતીમાં જ કરતા હોઈએ છીએ અને આજે પણ હિન્દીમાં કરીને હું ગુજરાતી તરફ આવી રહ્યો છું। સર્જક સાથે સંવાદમાં આપ અનેક રંગોથી રંગાયા છો। હિન્દી કવિયત્રી, હિન્દી લેખિકા સાથે પણ અગાઉ આપણે મુલાકાતો કરી છે, ડૉક્ટર અનુ મહેતા સાથે પણ, અને સરસ વાતો થઈ છે। આપણે સર્જક સાથે સંવાદમાં અનેક સર્જકો સાથે રૂબરૂ થયા છીએ કલાકારો દ્વારા, અને એમ આપણે रूबरू बातों करी है। आज सर्जक साथे संवाद में हिंदी कवियत्री पंकज चतुर्वेदी से आपकी मुलाकात करवाने का मेरा इरादा है। GTPL परिवार की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से उनका स्वागत स्टूडियो में करें। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। पंकज चतुर्वेदी जी, आप हिंदी की कवियत्री है जी। आपका जन्म ग्वालियर में हुआ, MP में? जी हाँ। अभी आप दिल्ली में रहती है? जी हाँ। गुजरात में भी आपके बच्चे यहाँ पर सेटल हो गए हैं, आप भी आती जाती रहती हो। मुझे ख़ास बात आपकी करनी है। आपका बॉर्न ग्वालियर में होता है, फिर प्राइमरी शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, माध्यमिक, और आप कितना पढ़ी हो, और ये कविता, हिंदी कविता में कैसे प्रवेश हुआ? आप महिलाओं के साथ जो संस्था जुड़ी है उसमें भी काम करती हो, तो ये सारी बातें आपके मुँह से सुननी है, दर्शकों तक पहुँचानी है कि ये सब आज तक ये आपकी बातें आपकी जुबान में। मेरा जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और मेरी शिक्षा वहीं हुई, प्राइमरी भी हुई, उच्च शिक्षा भी वहीं हुई। जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, कला स्नातक हूँ मैं, और वहीं रह के शादी ब्याह सब कुछ वहीं ग्वालियर में ही हुआ। उसके बाद हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए, और अब बच्चे चूँकि यहाँ अहमदाबाद जॉब में हैं तो बच्चे यहाँ हैं, और मैं दिल्ली में महिला सुधार गृह में कार्यरत हूँ 10 साल से। ओके। महिला सुधार गृह में आप 10 साल से काम कर रही है जी। और कविता से जुड़ी है, तो महिला की जो वेदना है आप दिखती होगी कि मतलब जो पुलिस से जो नहीं होती FIR वो आपके वहाँ पर आती होगी, पुलिस में भी जाती होगी, और वहाँ से आप कुछ कैसा काम रहता है वहाँ पर? वहाँ पर जो केसेस आते हैं पुलिस और महिला आयोग के थ्रू आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट नहीं आते। अगर कोई डायरेक्ट भी आते हैं तो हम लोग उनको वही सलाह देते हैं कि आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, जो भी नियर बाय होता है, आनंद विहार थाना वहाँ से पास पड़ता है, तो वहाँ जाके वो लोग अपनी कंप्लेन करवाते हैं, तब वो लोग यहाँ हमारे यहाँ लेके आते हैं। कुछ बचपन की यादें सुननी थी मेरे को, मैं इसीलिए आपके बॉर्न के बार ग्वालियर का प्रकाश पढ़ा। तो आपको कैसा लगा? आप सीधी हिंदी कविता तक पहुंच जाती हूँ, तो ऐसे कुछ संस्कार रहे आपके? चतुर्वेदी हो, आप ब्राह्मण परिवार से हो, तो कौन से श्लोक आपके कुछ कविता तक पहुंच गए, वो बात जाननी थी मेरे को खास। इसीलिए मैंने आपको बाय बॉर्न टू हिंदी कविता के उपलब्ध में आपसे मैंने सवाल किया था। सबसे बड़ी बात ये है, मैं जो शुरू में बचपन में बहुत कम बोलती थी, यहाँ तक कि स्कूल में भी मुझे ये कहा जाता था कि गूंगी लड़की फर्स्ट डिवीज़न आई है, तालियां बजाओ। क्या बात है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं 2वीं कक्षा में पढ़ती थी, उस समय निरीक्षक आए, उन्होंने एक प्रश्न पूछा सत्यवान सावित्री से संबंधित, और उसका उत्तर मुझे आता नहीं था। हाँ जी। और टीचर ने ये कह दिया कि ये लड़की तो बहुत अच्छा करती है, तो इसको तो आता है, ये तो संकोचवश नहीं बोल रही है। तो मुझे तो पूरे नंबर मिले, लेकिन इस बात का मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे दुख हुआ। मैंने कहा ये तो झूठ बात हुई कि मुझे नहीं आता, और जरा सी कमज़ोरी के कारण ये बात तो छिप गई कि नहीं आता है, लेकिन बात तो ये गलत है। जैसे कि गांधी जी कहते रहे हैं कि झूठ का साथ मत दो। उस दिन से मैंने सोचा कि मैं बोला करूँगी। क्या बात है। तो जो मेरी बड़ी बहनें थीं, तो उन्होंने स्कूल में जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे शनिवार को बाल सभा होती थी, उसमें उन्होंने मुझे लिख के दिया, कुछ पंक्तियाँ याद करवाईं, कुछ जैसे जिसकी जयंती के संबंध में हो रहा है या किसी कवि लेखक में, तो वो लोग लिख के देती थी मुझे और याद करवाती थी। बहुत अच्छा। तो वो याद करके मुझे थोड़ा उत्साह हुआ और मैंने स्कूल के कार्यक्रमों में बोलना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा। और उसके बाद उसी साल मैं 3rd क्लास में जब पहुंची, तो मई में मेरी मौसी की शादी हुई,
और मौसा जी कवि थे, हम्म, प्रदीप चौबे। हाँ जी। बाद में तो वो अंतर्राष्ट्रीय कवि हो गए। और उनके बड़े भाई शैल चतुर्वेदी। शैल तो चतुर्वेदी। हमारे घर में भी एक उत्साह का माहौल था। जैसे मामा जी उनकी कैसेट वगैरह लाके सुनाते थे कि देखो ताऊ जी की कितनी अच्छी हैं, तो उसका भी मेरे साथ प्रभाव पड़ा। क्या बात है। तो वो पढ़ पढ़ के मैं कुछ बाल साहित्य जैसा लिखना शुरू कर दिया मैंने। और उसके बाद संयोगवश ऐसा हुआ कि मौसा जी रायपुर में कार्यरत थे, बैंक में, देना बैंक में थे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ग्वालियर में ले लिया। अब ये मेरे लिए और भी पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बहुत अच्छे। क्योंकि पास में ही घर, जाना आना, उनके यहाँ गोष्ठियाँ होती थीं, उसमें जैसे पीछे जाके बैठ गए, सुनने में बड़ा आनंद आता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस समय जैसे घनश्याम भारती जी, माता प्रसाद शुक्ला जी, उन लोगों की रचनाएं पढ़ के, सुन के बड़ा आनंद आता था। जी जी। और ग्वालियर में ही एक और शायर रहे हैं, उनसे मैं बाद में मुलाकात हुई, ज़हीर कुरैशी जी। हाँ जी, हाँ जी। उनको मैं आकाशवाणी पे बहुत सुनती थी। बिल्कुल। उनको मैं आवाज़ से पहचानती थी, शक्ल से नहीं पहचानती थी। क्या बात है। और उनकी रचनाएं सुन के, गज़ल ही वो लिखते थे और बहुत उम्दा शायर रहे हैं। उनको मंचों का कभी शौक़ नहीं रहा। अभी पिछले वर्ष ही उनका देहावसान हुआ है। तो उनको सुनते सुनते उनका ज़्यादा प्रभाव रहा मेरे ऊपर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी मौसी के घर थी और ज़हीर साहब और मौसा जी बात कर रहे थे दूसरे कमरे में। मैंने आवाज़ सुन के कहा, मौसी जी ज़हीर साहब आए हैं क्या? तो बोले, तुमको कैसे मालूम, जानती हो क्या? मैंने कहा, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं आवाज़ से सिर्फ पहचान रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद में मौसा जी ने मेरा परिचय कराया और उनकी लिखी हुई एक कृति थी, एक टुकड़ा धूप, जो उन्होंने मुझे दी और मुझे वो इतनी पसंद आई, मैंने लगा कि ये मुझे वापस करनी पड़ेगी। तो एक रजिस्टर में लेके उनकी सारी गज़लें लिख लीं, उनका चित्र भी बनाया, क्योंकि स्केच बनाने का भी मुझे शौक़ था। और कौन सा प्रकाशक नया और मुद्रक वगैरह सभी कुछ लिखा मैंने उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो फिर मौसा जी उठा ले गए, उन्होंने उनको दिखाई। अब वो कहते हैं, अरे मैं तो खुद ही दे देता तुमको, ऐसी क्या बात थी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब संस्कार आपकी कविता तक पहुंच गए। हाँ, और मुझे मैथिली शरण गुप्त सबसे पसंदीदा कवि थे मेरे, जिनको मैं पढ़ती रही। उनकी साकेत, पंचवटी, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों का नाम भी उन्हीं की रचनाओं से ही लिया है। पंकज जी, दूसरी एक बात पूछनी थी कि आपके परिवार में कौन कौन है, परिवार से जुड़ी हुई बात, आपके धर्मपति आपके शब्दों के अनुसार। जी जी। तो ये सब में कैसा सहयोग रहता है उनका? आप दिल्ली रहती हो, यहाँ पर रहती हो, हिंदी कविता से जुड़ी रहती हो। उस दिन तो मतलब पूरे प्यार से, मतलब वो लिटरेरी, पॉजिटिव लिटरेरी को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, मैंने भी देखा। तो आपके शब्दों में परिवार का सहयोग कैसा रहता है? परिवार का पूरा सहयोग है। अगर परिवार का सहयोग ना होता तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हालांकि ये जैसे कि महिलाओं के साथ में होता है कि जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ती रही, कविताएं, पुरस्कार भी मिले, और शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही हैं। तो उस समय कुछ समय के लिए ब्रेक आ गया था, लेकिन बच्चे बड़े हुए, उन्होंने भी समझना शुरू किया। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बिटिया भी लिखती है। क्या बात है, बहुत। तो जब बिटिया लिखने लगी तो उससे और भी ज़्यादा मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा और ज़्यादा सहयोग भी रहा उनका, और पूरा परिवार का सहयोग है मेरे साथ। पंकज जी, आप एक संस्था भी आपने कुछ निर्मित की है, तो संस्था के बारे में बताएं। वो कौन सी प्रवृत्तियाँ आप करती है, कब से शुरू की, और भविष्य का प्लान क्या है उसमें? ये संस्था को 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष पहले मैंने इनको स्थापित किया था, षष्ठी संवेदना करु कमलांजलि। ये मैंने अपनी माँ की स्मृति में इसकी स्थापना की थी, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत कर्मठ महिलाएं थीं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रोत्साहित करती थीं। मतलब उनके लिए हम 2 बच्चे नहीं थे, परिवार के जितने भी बच्चे थे, मामा मौसी जो भी रिश्तेदार, सब उनके बच्चे थे। वाह। सबको एक समान रूप से देखना। तो उनकी स्मृति में, और उसमें जो कमलांजलि शब्द है वो माँ के नाम का ही है, कमल चतुर्वेदी उनका नाम था। और फिर जब बिटिया लिखने लगी तब मुझे लगा कि मुझे तो कुछ लोग जानते भी हैं, बिटिया को कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा मंच के माध्यम से इसको भी थोड़ा सा ये ऊपर उठेगी।
और इसमें जैसा मैं चाहती थी तो बिटिया ने पूरा सहयोग किया और आज भी कर रही है, अच्छा लिखती है, अच्छा पढ़ती है। करू कमलांजलि, करू शब्द का कौन से क्या? करू मेरी दीदी हैं करुणा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनके पूरा नाम से परिवार लिया है। मतलब संस्था से जुड़ गया है। उसी जी। दिन भी मैं सोच रहा था, मैं को करू कमलांजलि, कर कमलांजलि तो समझ आ जाता है, मतलब करू है तो भी वो कुछ बात होगी उसमें। हाँ, तो वो आपकी करुणा दीदी, शब्द से लिया है। मेरी बड़ी बहन है जो मुरादाबाद में रहती हैं, हम्म, जिनका मैं बता रही थी कि बचपन में उन्होंने बहुत सहयोग मेरे लिए किया। हाँ जी इसके अलावा एक मेरी कज़न है, उनका भी सहयोग काफ़ी रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये पूरा लिटरेरी जो आपने जो संस्था बनाई है, साहित्यिक संस्था, जी। तो वो किस तरह से काम करेगी? आप म्यूज़िक भी उसमें मतलब सुगम, हम संगीत जो शास्त्रीय संगीत की बातें करते हैं, हम साहित्यिक की बातें, कविता की बातें करते हैं, हास्य कविता तो हिंदी में चौतरफ फैली हुई है। तो आपका क्या प्लान है इसमें, क्या क्या काम, क्या क्या कार्य करोगे आप? मैंने शुरू में ही जो इसके एक्टिविटी के बारे में लिखा था तो साहित्य और कला शब्द दोनों ही लिया कला था। में सब आ जाता तो है। साहित्य के साथ में कला भी है तो उसमें संगीत भी रहेगा। हालांकि अभी संगीत से संबंधित कोई कार्यक्रम नहीं किया है, हाँ जी हाँ जी। अभी तक कविताओं से संबंधित ही हुआ है। तो मैं आगे तो ये चाहूँगी कि जैसे संगीत है, पेंटिंग हो, जितने लोग मुझसे जुड़ें उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, संस्था के लिए भी अच्छा रहेगा। और मैंने शुरू से ये चाहा कि नवोदित जो रचनाकार हैं उनको स्थान दिया जाए, हम्म। क्योंकि प्रतिभाएं अपने देश में बहुत हैं और हम लोग उनको जानते हैं कि जो बैनर पे छपते हैं। उसके अलावा जो छोटे आगे नहीं आ पाए हैं, छोटा तो देखिए कोई भी रचनाकार नहीं होता, जिसने लिखना शुरू किया या कुछ काम करना शुरू किया वो उसी दिन से रचनाकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हम लोगों की मनोवृत्ति होती है कि जो अखबार में छप रहा है, जिसकी किताबें निकली हैं, जो सामने हैं, उसको बड़ा मानते हैं। और जो बड़े हैं उन्होंने भी तो कहीं पहली सीढ़ी चढ़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पहली सीढ़ी हमारी संस्था के माध्यम से चढ़ें तो ये माँ सरस्वती का वरदान रहे मेरे ऊपर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आगे यही काम करना चाहती हूँ। श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। माँ सरस्वती का तो वरदान हमेशा रहेगा। और कोई भी गुरु होता है तो 100 माइल पे अटका होता है, तो हम 5 माइल पे रहते हैं, तो मतलब रास्ता तो वही है, थोड़े आगे कोई भी आदमी निकल जाता है, बट वहाँ से सबको मतलब वो पॉलिश होती है, टेक्निकल पॉलिश होती है। पहले तुम्हारी उर्मी, तुम्हारा इमोशन होना चाहिए, कविता के लिए तुम्हारे शब्द आने चाहिए, उसके बाद छंद है, उसके बाद बहर है गज़ल के लिए, वो सब पॉलिश के लिए होता है। हाँ, आंतरिक जो बंधारण बोलते हैं, इनर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोएट्री, वो होना चाहिए। और बाह्य पोएट्री, उसमें कुछ नया आना चाहिए, वो सब समय की बात है। अगर दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, तो उससे आगे पोएट्री जाने का चांस होना चाहिए। गुजरात में आई तो कौन से शायर से आप मिली और इधर का माहौल, लिटरेरी माहौल, साहित्यिक माहौल कैसा लगा आपको? किसका सहयोग प्राप्त हुआ? कैसे प्रोग्राम करना चाहती हो? गुजरात की बात करता हूँ मैं। हाँ, गुजरात में मैंने गोष्ठियाँ भी की घर में, और जिसमें हिंदी भाषी कवि ही थे, क्योंकि मैं यहाँ परिचित नहीं थी। एक गौरांग जी जरूर थे गुजराती, उन्होंने एक बार गोष्ठी में गुजराती में कविता सुनाई और उसका हिंदी में भी अनुवाद किया। और उसके बाद में जो अभी जो कार्यक्रम किया है उसमें सतिन देसाई जी मुझे मिले। पहले उनका फ़ोन नंबर मेरे पास आया, मेरे एक कवि भाई हैं बलराम सरस जी, उनसे मैंने कहा कि मैं वहाँ पर किसी को जानती नहीं हूँ अहमदाबाद में, तो उन्होंने कहा कि बहन मैं देता हूँ और वो मेरे पिता के समान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बलराम बोले सरस उनका जी मैं वो बहुत आदर एक करता मंच हूँ, चलाते और हैं। बोले कि आप मिलेंगी, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सतिन दादा को फ़ोन किया, उस समय वो कनाडा में थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि मैं 1 तारीख को पहुंच रहा हूं। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है कि 8 तारीख को कार्यक्रम है और 1 को ही मैं आने वाली थी। तो फ़ोन से उनसे बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा। और वो स्वयं बीच बीच में पूछते रहे मुझसे मैसेज करके कि क्या तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मन में ये भी था कि कहीं कुछ मुझे असुविधा हो तो वो उसमें साथ खड़े रहें। बराबर। हालांकि तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एकदम निर्मल व्यक्तित्व कहिए कि बिल्कुल, उनके मन बिल्कुल। में जो कुछ है वो स्पष्ट कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सही होता है कि बुज़ुर्ग आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस है कविताओं का, मंच का। मैं भी आपके सुर के साथ सुर मिलाऊंगा,
निर्मल व्यक्तित्व है। पंकज जी, दूसरा सवाल वो मेरा, आपकी कविताएं कुछ दर्शकों तक पहुंचानी है हिंदी में, तो 2-4 कविताएं हो जाए। जी बिल्कुल। हाँ जी। मैं जब कविता पढ़ती हूँ तो माँ वीणा पाणी का स्मरण बिल्कुल, करने बिल्कुल, के बाद मैं हाँ जी। अपने आराध्य के नाम पंक्तियाँ कुछ पढ़ती हूँ। वो मैं हमेशा पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ इरशाद इरशाद। कि है भक्ति प्रभु राम से तो कर्म को याद भी रखिए, जहाँ अन्याय दिखता हो वहाँ संवाद भी रखिए। बहुत अच्छे। चले थे वेश तापस में न सेना साथ थी जिनके, सकल जन साथ ठाड़े हों राम सा नाद भी रखिए। ठाड़े शब्द का मतलब खड़े होना है, हिंदी में है, ब्रज भाषा का शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी से मैं शुरुआत करती हूँ। और भी कुछ मुक्तक, जैसे मैं दोस्तों के नाम भी रखती तो हूँ। ग्वालियर एमपी है और व्रज यूपी में है, तो ये कनेक्शन थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। आप व्रज भाषा का बहुत आपने प्रोग्राम में भी उनका उल्लेख किया था, व्रज भाषा में जो मदर लैंग्वेज में कविता लिखनी चाहिए ऐसा। तो व्रज भाषा मतलब ग्वालियर तक कैसे आपको छू जाती है? ग्वालियर तक का सफ़र ये है कि मैं चतुर्वेदी हूँ, और चतुर्वेदी के साथ में एक माथुर चतुर्वेदी शब्द लगता है। माथुर से वो मथुरा से जुड़ा हुआ है। क्या बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी चतुर्वेदी हैं मथुरा से ही निकले हुए हैं। जो भी परिस्थितियां रहीं मुगल काल में, उससे वो पीड़ित या प्रताड़ित होकर उन्होंने मथुरा छोड़ा, जो कि पूरे भारत में, अब तो कहें कि पूरे विश्व में है। तो वो ब्रज भाषा चतुर्वेदियों में आ ही जाती है। अब मेरी भाषा में बुंदेलखंडी का भी पुट है, ग्वालियर में रही हूँ, लेकिन ब्रज भाषा तो छत्रछाल महाराजा बुंदेलखंड। हाँ, और फिर मेरी ननिहाल जैसे आगरा थी, तो आगरा मथुरा, तो बचपन से परिवार में ब्रज भाषा सुनती रही हूँ। मतलब बुंदेलखंड तक तो आया हूँ मैं, पन्ना प्राणनाथ जी के वहाँ पर। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। विंध्याचल पर्वत की परिक्रमा भी की है मैंने। जी जी। तो आगे कविता पाठ आपका प्लीज़। जी, दोस्तों के नाम मुक्तक रखती हूँ इरशाद इरशाद। कि मैंने कब कहा कि आप पर विश्वास नहीं है। मैंने अपना अनुभव कब बता कहा? रही हूँ। मैंने कब कहा कि आप पर विश्वास नहीं है, किंतु ये भी सत्य है कि आप मेरे साथ नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। छोड़ देती हूँ सदैव इन छोटी छोटी बातों को, छोड़ देती हूँ सदैव इन छोटी छोटी बातों को, ज़रा सी बात पे झगड़ूं ये मिजाज नहीं है। बहुत अच्छे। ज़रा सी बात पर झगड़ूं ये मिजाज नहीं है। और मैं जैसे गज़ल में ही लिखती हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि गज़ल में पूरा मीटर मेरा सही आता है या महारत हासिल है, लेकिन चूंकि बचपन से ज़हीर साहब के साथ गज़लें सुन सुन के उसी तरह का मैं लिखती हूँ। उसमें उर्दू भाषा कम होती है, हिंदी का ही समावेश होता है। हाँ जी, तो मैं वही पढ़ती हूँ। इरशाद इरशाद। कि मैं रास्ते का पत्थर थी, मैं रास्ते का पत्थर थी। मैं रास्ते का पत्थर थी, इसलिए तुम ठोकर लगा गए। क्या बात है। मैं रास्ते का पत्थर थी, इसलिए तुम ठोकर लगा गए। वो और ही लोग थे जो पत्थरों को सर झुका गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो और ही लोग थे जो पत्थरों को सर झुका गए, और तुम यूं ही महानता का गीत गाते रहे। तुम यूं ही महानता का गीत गाते रहे, और महान तो वो थे जो सब कुछ लुटा गए। तुम यूं ही महानता का गीत गाते रहे। और कुछ लोग तो उम्र भर सजते ही रहे, कुछ लोग तो उम्र भर सजते ही अच्छा रहे, मिसरा है। और कुछ एक पल में दुनिया सजा गए। और चूंकि हमारे देश में आए दिन दंगे वगैरह काफ़ी होते रहे हैं, अब कुछ वर्षों से कम हैं, ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसको मुझे किसी पार्टी से संबंधित नहीं समझा जाए। तो उस बात पे कहती हूँ कि इन दंगों से शांति तो नहीं मिलती, इन दंगों से शांति तो नहीं मिलती। ये दंगे तो कितने ही घरों के दीपक बुझा गए। अरे आग तो वो है जो धधके सीनों में, आग तो वो है जो धधके सीनों में। इस आग से तो तुम कितने ही घर जला गए। वाह, आपकी 2 किताबें प्रकट होने वाली है, तो उसका नाम क्या रखा हुआ और कब प्रकट हो रही है? एक तो ये गज़ल की है जिसका नाम मैंने सृष्टि की संवेदना रखा है। बहुत अच्छे। और दूसरी है, उसमें कुछ गीत भी हैं, कुछ मुक्तक भी हैं, कुछ छंद मुक्त कविताएं हैं, उसमें समझिए मिश्रण है, तो उसका नाम मैंने निशब्द रखा है। बहुत अच्छे।
कब तक दोनों प्रकाशित हो रही है? प्रकाशाधीन है, ये 2 महीने में आ जाएंगी जी हाँ, जी हाँ जी। मेरे पास। ओके, दिल्ली प्रकाशन है या प्रकाशित कहाँ से हो रही है? जी, दिल्ली से ही हो रही दिल्ली हैं। से हो रही है। दूसरा पंकज जी, एक और सवाल आज के, आप तो महिला नारी सुधार गृह में काम कर रही हो, जी। कविता से जुड़ी हो, पूरी व्रज भाषा मथुरा से भी आध्यात्मिक जोड़ से जुड़ी हुई हो। मुझे एक सवाल ये करना, आज के आपके सब सर्जक आपको मतलब सीनियर से भी आपने आपका मतलब कुरैशी जी से भी आपने कविताएं प्राप्त की, आपने लिखी, आपने सुनी, आप उनसे संवाद भी किया, और आज के साहित्यकार, आज के सर्जक, तो आपका ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड जो नॉलेज है, आप क्या कहना चाहोगी नए सर्जक को? आज के डिजिटल युग, मीडिया का युग चल रहा है, मोबाइल का युग, आपने पत्र से लेके अभी ईमेल तक आपने देखा हुआ है, तो क्या लगता है आज के साहित्यकारों को आपका संदेश? आज के साहित्यकारों से यही कहना चाहूँगी कि लिखना निरंतर रखें, निरंतर जारी रखें, और वो जो हमको मानवीय संवेदना से हमेशा जोड़े रखता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं को छोड़ के हमको लेके चलें। बहुत अच्छा है। अगर मैं समझा जाएगा तो फिर एक दूसरे की टांग खींचने वाला हिसाब रहेगा। तो किसी की टांग ना खींचने के बजाय आप हाथ पकड़ के साथ चलने की कोशिश करें, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, तो वही बात है। तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। और कोई ये कहे कि मैं परिपूर्ण हूँ लेखन में, वो कोई भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आलोचक और समालोचक क्यों होते? तो उसमें हम निरंतर कोशिश ये करते रहें कि अच्छे से अच्छा लिखें। और अगर कोई हमें बताता है कि यहाँ ये कमी है, तो उसको शांतिपूर्वक सुन के सुधारने का प्रयास करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बताने वाले भी दबाव पूरा डालते हैं, उस दबाव से परे होके, क्योंकि कभी कभी दूसरों की बातों में आके कोई बताता है इसमें ये कमी है, तो हमारी रचना के भाव खो जाते हैं। आपका पोएटिक एलिमेंट नहीं खोना चाहिए। हाँ, तो अपने भावों से कोई समझौता ना करें और लिखना निरंतर जारी रखें। वाह वाह। तो દર્શક મિત્રો, આપણે પંકજ ચતુર્વેદીને મળી રહ્યા હતા. સ્ત્રી તો હંમેશા માં છે, સૃષ્ટિની સર્જક છે. માં જગદંબાથી લઈને આપણે આધ્યાત્મિકમાં સ્ત્રીઓને ઘણું માન આપીએ છીએ અને કેટલા મજબૂત હોય છે એમના વિચારોથી આપણે પંકજ ચતુર્વેદીથી જાણ્યું. સતીન દેસાઈનો એમણે રેફરન્સ આપ્યો તો, બેસી શકો તો એક ભીની વાત હું કરું, આ સૂર્ય પર પડદો કરીને રાત હું કરું. એ મારી ગઝલનો શેરનો अनुवाद उन्होंने किया है. घर बैठ पाओ तुमसे भीगी बात मैं करूँ, सूरज पे पर्दा करके कहीं रात में करूँ. तो वो सतीन सर की भी उन्होंने मतलब बात की. तो ये जो निर्दोषता होती है वो कविता में चली आती है. સર્જક સાથે સંવાદમાં બેન શ્રી પંકજ ચતુર્વેદી આવ્યા, એ માટે GTPL પરિવાર વતી ને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી એમનો હાર્દિક આભાર માનીએ. આભાર બેન.